नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि गरीबी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ये बात उन्होंने देश में नहीं कही बल्कि जर्मनी में कही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। उन्होंने कहा कि इसकी वजह सामाजिक बुराइयां हैं जिन्हें खत्म करने की कोशिशें लगातार हो तो रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिन सामाजिक बुराइयों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है उसको कैसे दूर किया जाएगा और कौन दूर करेगा, सरकार या विपक्षी दल या फिर दूसरे गैर राजनीतिक संस्थान? क्या देश की राजनीतिक पार्टियों ने सामाजिक सुधारों को अपने एजेंडे से बाहर कर दिया है? आखिर इसको कैसे वापस लाया जाए, कैसे इसको एक चुनाव का मुद्दा बनाया जाए, ये अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस खास रिपोर्ट पर एक नज़र। तो आइए इस बहस में पहले मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं रमेश दधीची जी, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं ICSSR के, ओम थानवी जी एडिटर हैं जनसत्ता अखबार के, अली अनवर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं JDU से, और साथ ही भक्त चरण दास जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के। इन तमाम मेहमानों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे किन सामाजिक बुराइयों का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसका गरीबी से क्या संबंध है, और साथ ही कि क्यों राजनीतिक दलों ने जो सामाजिक सुधार हैं 21वीं सदी के हिंदुस्तान में, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक कहते हैं, उसके बावजूद भी जितनी तरह सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने का फैसला या दूर करने की जो इच्छा है वो राजनीतिक दलों में क्यों नजर नहीं आती। सबसे पहले ओम थानवी जी ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री गरीबी की बात कर रहे हैं और उसी सांस में कह रहे हैं सामाजिक बुराइयां, और ये भी कह रहे हैं कि उनको बहुत कम समय में दूर करना आसान नहीं होगा, क्या कहना चाहते हैं, कैसे जोड़ रहे हैं दो चीज़ों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं थोड़े चतुर हैं और चूँकि अर्थशास्त्री हैं तो गेंद को हमेशा अपने पाले में ले आते हैं अर्थशास्त्र की। उन्होंने बात तो चल रही थी वहाँ पे जो गैंगरेप हुआ उसको लेकर के कि पश्चिम के लिए बहुत बड़ी खबर थी कई वर्षों में जो भारत से आई। उसके बारे में जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश में जो है गरीबी है और हम लोग ग्रोथ रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी तो उसका फ़ायदा सारे समाज के तबकों को मिलेगा और कम चीज़ें जो हैं बुराइयाँ कम होंगी और फिर इस तरीके से अपराध भी कम होंगे। मेरा सोचना ये है कि वहाँ तो उन्होंने कह दिया, पर ये बहुत सरलीकरण है चीज़ों का। और सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ पे सामाजिक बुराइयाँ तो अनेक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भ्रूण हत्या वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं। गरीबों को तो पता ही नहीं है कि तकनीक कहाँ कहाँ पे उनको सुलभ है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है। IIT के लोग आत्महत्या करते हैं, किसान पढ़े लिखे हैं वो भी इस क्षेत्र के अंदर आत्महत्या करते हैं। तो ये कहना कि सामाजिक बुराइयां जो हैं वो गरीबी की वजह से हैं और गरीब लोग ही जो हैं उन बुराइयों में जो हैं वो मुब्तला हैं, मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक सरलीकरण रखा है और मैं नहीं मानता हूं कि ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, सामाजिक बुराइयां हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। और एक लेकिन ओम थानवी जी ये बताइए कि जिस तरह से गैंगरेप को जब सामाजिक बुराई से जोड़ा, तो गैंगरेप के सिलसिले में जिस तरह बराबर ये आवाज़ें उठाई जाती रहीं कि एक सख्त कानून आप बना दीजिए और बाकी सब कुछ हल हो जाएगा, सारे जो रेप के केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और औरतों को जो है जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि सामाजिक बुराई यानी कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, महिलाओं की इज्जत ना करना, ये सब जिम्मेदार हैं इस बात के लिए जो दिल्ली में देखने को मिला। नहीं, गैंगरेप बुराई है ये तो अपनी जगह, लेकिन उसको आप गरीबी से जो जोड़ते हैं तो गरीबी दूर हो तो इसलिए ऐसे अपराध नहीं होंगे। तो दुनिया में सबसे पहले तो जो संपन्न देश है वहाँ पे हत्याएं बंद हो गई होती, वहाँ पे बलात्कार बंद हो गए होते। ये मेरा क्या मानना है कि सरलीकरण है। लेकिन उनका ये कहना कि गरीबी जो है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं, तो उसको तो ये बात तो इंदिरा गांधी के वक्त से नारा चला आता है कि गरीबी हटाओ। इस पर उन्होंने सबसे पहले चुनाव जीता। उसके बाद गरीबी अभिशाप है, ये नारा भी देश में चला। अभी उन्होंने विदेश में जाके कहा कि गरीबी दूर कर देंगे तो सामाजिक बुराइयां दूर हो जाएंगी। तो मैं फिर कहता हूं कि ये चीज़ों को जो है कई बातें एक स्तर पे सच होते हुए भी सरलीकरण है। आप सीधे सीधे गरीबी को और सामाजिक बुराइयों को अनिवार्य तौर पे हमेशा नहीं जोड़ सकते। रमेश दधीची जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन पहले मैं चर्चा कर लेती हूँ भक्त चरण दादी से, उनसे जवाब ले लेती हूँ ओम थानवी जी ने जिस बात का जिक्र किया। BC दास जी ये बताइए कि ओम थानवी ये कह रहे हैं कि ये चीज़ों का सिंप्लीफिकेशन है, आप चीज़ों को सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि अगर गरीबी दूर हो गई तो सामाजिक बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। ये एक दूसरे से इनका संबंध है, लेकिन इतना सीधा संबंध नहीं है जितना बताने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा अगर दूसरा क्या संबंध है तो उस सामने लाया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन सहज ढंग से ही जो सरलीकरण की बात कर रहे हैं रमेश जी, वो सही है कि प्रधानमंत्री जी ने सहज ढंग से इस बात को कहा है कि किस तरह से सामाजिक बुराइयां आज गरीबी से लोगों को
और गरीबी से गरीबी कितने बढ़ा रहा है। जैसे कि जाति वर्ण व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है और हजार प्रकार की जातियां हमारे देश में, हजारों साल से गरीब जातियां, पिछड़े वर्ग में ऐसे जातियां हैं, कुछ आदिवासी में, दलितों में ऐसे जातियां हैं, आप देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल जो काम उनका है, शादी ब्याह में हो, पूजा पाठ में हो, गरीब होने के बावजूद भी उनको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि जो आमदनी वो करते हैं मेहनत करके, जो मुआवजा मिलता है उससे उनका वो सब ट्रेडिशनल जो चीज़ें करते आए हैं सदियों से, उससे वो धन जो है वो पर्याप्त होता नहीं है, लेकिन वो करने के लिए मजबूर हैं। ये सामाजिक बुराइयां हैं। जिसका जितना साधन है, जिसका जितना शक्ति है, उस हिसाब से उसका प्लानिंग अगर ठीक से रहेगा तो हो सकता है वो गरीब अपना जीवन का प्लानिंग ठीक से कर पाएगा। रिफॉर्म के बाद जो रिफॉर्म आज हुआ है, चाहे महात्मा गांधी नरेगा हो या कई सारे योजनाओं में जो रिफॉर्म हुआ है, उसका लाभ भी जनता को मिल नहीं पा रहा है। जैसे कि आप शराब की व्यवस्था है, शराब की व्यवस्था जिस तरह से गरीब परिवारों में है, उस तरह से धनाढ्य परिवार में शराब की व्यवस्था नहीं है। बहुत परसेंटेज वाइज बहुत कम है। बिल्कुल। मैं बीसी दास जी, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ और इस एक आर्गुमेंट को जो ओम थानवी जी ने कहा है कि क्या गरीबी हर चीज़ का इलाज होती है, तो जो विकसित समाज हैं हमारे दुनिया में और जो दूसरे देश हैं वहाँ तमाम तरह की बुराइयाँ, क्राइम, जितने जुर्म हैं वो खत्म हो गए होते और सब कुछ बेहतर हो गया होता, गरीबी ही वाकई एक वजह होती। लेकिन अली अनवर साहब, मैं जानना चाहती हूँ, जो भक्त चरण दास जी कह रहे हैं, उन्होंने दहेज को एक मुद्दा बनाया है, हम भ्रूण हत्या की भी बात कर रहे हैं। आप एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर इन चीजों की भरमार है, जो एक तरह से देखा जाए तो गरीबी भी वहां पर है और ये बुराइयां दहेज से लेकर दूसरी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले। आपके चुनावी एजेंडे में ये शामिल क्यों नहीं होता? मैडम देखिए, सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, गरीबी को सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीबी है वो अर्थजनित समस्या है मुख्य रूप से, और सामाजिक समस्या जो आप कह रही हैं, जात पात जो है, छुआछूत जो है, और इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, या जो ओम थानवी जी ने जिन चीज़ों को की तरफ इशारा किया, वो मुख्य रूप से सामाजिक समस्याएं हैं जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अर्थशास्त्री हैं प्रधानमंत्री जी, और लंबा मौका इनको मिला, तो क्या उन्होंने कोशिश की गरीबी दूर करने के लिए? आज तो गरीब को मिटाया जा रहा है, गरीबी तो बढ़ रही है, अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है। और जिन आर्थिक नीतियों पर चले प्रधानमंत्री जी, उन आर्थिक नीतियों के चलते गरीबी और अमीरी की खाई और बढ़ी है, और ज़्यादा किसान सुसाइड कर रहे हैं, और ज़्यादा दस्तकार और आर्टिजन और बुनकर सुसाइड कर रहे हैं देश में, और बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। तो ये गरीबी अर्थजनित समस्या है। जो सरकारें अर्थ नीतियाँ चलाती हैं जी, अभी जो खुले बाजार की नीति है, अभी जो भूमंडलीकरण की नीति है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इसने हाहाकार मचा रखा है और गरीबी अमीरी के बीच अली अनवर साहब, मैं इससे पहले की बहस में हम आगे बढ़े, मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ये बहस जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी या सरकार वर्सेस विपक्षी दल नहीं, हम एक बड़ी बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, आखिर उनके एजेंडे से जो सामाजिक सुधार हैं वो क्यों बाहर हो गए हैं। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से कि सामाजिक जो बुराइयां हैं उनकी तरफ जो इशारा नहीं है, लोगों का जो गौर नहीं है, इसकी वजह से जो गरीबी आ रही है उसका क्या संबंध है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी। रमेश दधीची जी, बताइए कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक उनका सेंटेंस ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने ये कहा कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में जहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी लो हो, वहाँ ये बहुत मुश्किल है कि लोकतंत्र जो है वो बहुत मजबूत हो। इसके क्या मायने हैं? नहीं, आप जो ये बात स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, लेकिन उसके पर मैं ये विरोधाभास इसमें क्या है? जहां पर कैपिटा इनकम लो है वहां फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को क्या मुश्किल आ रही है? नहीं, डेफिनेटली ए वर्किंग डेमोक्रेसी इन एन एफ्लुएंट कॉन्टेक्स्ट, संपन्न संदर्भों में जब आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है तो उसकी एक अलग सुविधाएं होती हैं, उसकी अलग समस्याएं होती हैं। जब पर कैपिटा इनकम या लोअर ग्रोथ लेवल्स के ऊपर जब डेमोक्रेसी चलती हैं तो उसकी अलग समस्याएं होती हैं, उसकी अलग शंकाएं होती हैं, उसकी अलग बातें होती हैं। लेकिन मैं जो आपने अभी
पूछ रहे थे राजनीतिक दलों की, आप बहस नहीं करवाना चाहते, यही मैं चाहता हूँ। मैं पहले एक लाइन में प्रारंभिक बात कहूँगा जो मेरे हिसाब से निष्कर्ष की बात है कि आज का जो विरोधाभास है भारतीय संदर्भ में कि हमने महात्मा गांधी को नोट पे छाप रखा है, हमने महात्मा गांधी को दीवार पे लगा रखा है, लेकिन महात्मा गांधी को हमने राजनीति से खत्म कर दिया है। इफ यू टेक द ट्रेडिशन, आप स्वाधीनता संग्राम की विरासत को आप ले तो गांधी का जो संग्राम है वो राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समरसता और स्वतंत्रता का समानांतर आंदोलन है। वही गांधी भारत छोड़ो आंदोलन भी करते हैं, वही गांधी हरिजन उद्धार की बात भी करते हैं, वही गांधी अंबेडकर के साथ बहस में आते हैं, वही गांधी समाज की कुरीतियों की बात करते हैं। तो बेसिकली जो डेमोक्रेटिक एजेंडा जो है जी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स से, डेमोक्रेटिक कंडक्ट से, राजनीति के संचालन से, राजनीतिक दलों के सोच से और उनकी आवश्यकताओं से सामाजिक सरोकार खत्म हो गया है। मनी मसल मीडिया में जो अधिक शक्तिशाली है वो जीत रहा है। तो अगर वो जीतने का समीकरण है तो दूसरे सरोकारों की तो इसके लिए क्या सिर्फ राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं? जनता के जो मुद्दे होते हैं, राजनीतिक दल अब होशियारी से वही मुद्दे उठाते हैं जो उनको लगता है जिसके लिए वो जिसका रिफ्लेक्शन जनता में पाएंगे। तो क्या वाकई लगता है कि समाज के आईने से भी, समाज के मंच से भी सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको हमने कम गौर दिया है, इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज उनको कम अहमियत दे रही है? मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि छोटी बहस है, समय कम है, मैं निराशावादी कतई नहीं हूँ। ये एक संक्रमण का काल चला है पिछले 20-25 साल से, और अब मेरा ये मानना है कि 2014 के बाद से एक नया संक्रमण के काल के बाद जो विखंडन की स्थिति भारतीय राजनीति की हुई थी वो पुनः समायोजन की ओर बढ़ने वाली है। ये जो सारे सरोकार खो गए थे क्योंकि दूसरे ही सरोकारों से आप जीत रहे थे, और अल्टीमेटली यू कांट ब्लेम ए पॉलिटिकल पार्टी। किसी राजनीतिक दल पे आप आक्षेप नहीं कर सकते, उसके लिए जो जीत का फॉर्मूला होगा वही उसका सबसे प्री एजेंडा होगा जी। वो जीत का फॉर्मूला इनडायरेक्टली समाज के जो नहीं माफ नहीं, समाज भी उसके लिए ऐसे है ना। हमारे कम्युनल दल हैं, उनको समझ में आता है कि जीत का एजेंडा सांप्रदायिकता है तो वो उस पर रहेंगे। आप कितने भाषण दे दें, उन्हें वो भूमि नजर आती है कि सांप्रदायिकता, तो वो उसी पे टिके रहेंगे। भाषण से कुछ नहीं बदलेगा। जिनका जातिवादी एजेंडा है राजनीतिक पार्टियों का, वो जब तक जीत की कुंजी है वो जातिवादी एजेंडा पे रहेंगे। जिनका दूसरे प्रकार का एजेंडा है, टेरिटोरियल एजेंडा है, क्षेत्रवादी एजेंडा है, वो क्षेत्रवादी एजेंडा पे रहेंगे। लेकिन कब तक? जब तक कि वो उनको जीत दिलवाता रहे। मैं बहुत भयंकर रूप से, गहन रूप से आस्थावादी हूं कि अब इन विभाजक तत्वों से जो राजनीति का सरोकार बन रहा था वो काल समापन पर आ चुका है, और आगे से जीत की कुंजी में ये सब आम विभाजक चीजें ये धीरे धीरे गौण हो जाएंगी, और राजनीति को उपदेश से नहीं बदला जाता, राजनीति आवश्यकता के अनुसार बदलती है। उम्मीद है कि हमारे दोनों नेता ये बात जरूर सुन रहे होंगे, और ये उम्मीद जो जगा रहे हैं रमेश जी, ये हमारे दिल में भी एक आशा जरूर जगा रही है कि ये आप कह रहे हैं जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है इसका दौर खत्म होने जा रहा है। ओम थानवी जी, ये बताइए कि जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं और उनका कई बार जिक्र हुआ है कि कितना फीसद उस आखिरी आदमी तक पहुँचता है जो आदमी इसको जो इसके लिए जो एलिजिबल है, जो एंटाइटल्ड है उस फायदे के लिए। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जब ये कह रहे हैं, सामाजिक बुराइयों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो भ्रष्टाचार की बात कहना चाहते हैं? क्या वो बेईमानी जो इस समाज में 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हमें देखने को मिली है, जो ग्रीड जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, क्या उसकी बात वो कहना चाहते हैं? इसी वजह से बड़ी बड़ी स्कीमें फेल हो रही हैं, चाहे वो सरकार के कुछ खेमे कर रहे हो या जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो। मेरे ख्याल में तो भ्रष्टाचार से वो ध्यान हटाने की बात कर रहे हैं। मतलब जब वो बात गरीबों की तरफ लेके चले जाते हैं तो गरीब तो भ्रष्टाचार करते नहीं हैं, गरीब तो सामाजिक बुराइयां करते हैं उनके हिसाब से। यानी गरीबों को एक तरह से घेर करके और सारी सामाजिक बुराइयां करने वाला प्राणी ठहरा देना, ये हमारे यहाँ ही संभव है। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। गरीबों में बहुत अच्छा काम होता है, गरीबों में सच्चरित्रा ज़्यादा देखी जाती है, गरीबों के अंदर एक निष्ठा और एक चरित्र की बात देखी जाती है। वो लोग आपको वोट देते हैं, लेकिन आप जो बड़ी बुराइयां हैं वो गरीबी के खाते में डाल देते हैं, और फिर कहते हैं जब गरीबी दूर हो जाएगी तो ये बुराइयां दूर होंगी। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार पे तो एक तरीके से पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये बात कही, क्योंकि इसकी बात बार बार उनके ऊपर लांछन लगता है। अब जो बात आपने कही कि वो दूर करने के लिए उनके जो मंसूबे हैं,
मंसूबे तो हमेशा जाहिर करते हैं। इतनी बार कहा गया है, तो राजीव गांधी कह के गए हम कितना पैसा भेजते हैं और कितना पैसा वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद राहुल गांधी ने भी कहा वही बात, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा कुछ नहीं है। अगर ये बता सकें कि आप जान गए हैं, राजीव गांधी के वक्त से समस्या को अगर पहचान गए हैं, तो अब तक तो काबू में रख लेना चाहिए। लेकिन वो तो ये कहेंगे कि भाई यूपीए सरकार का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो जितनी जो सोशल सिक्योरिटीज़ वाली स्कीमें हैं वो सबसे ज़्यादा यूपीए सरकार में हमने देखी हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो या फिर वो मनरेगा हो या वो दूसरी ऐसी कई स्कीम्स हो जिसके लिए सरकार पार्लियामेंट में लड़ भी रही है। तो अगर वो प्रतिनिधि के तौर पर ये कहना चाहें तो वो तो कह सकेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, उन्होंने जो ये योजनाएं बनाई, अच्छी बनाई, उन योजनाओं का लाभ कितना पहुंचता है सवाल उसका है। और उसके अंदर भ्रष्टाचार की जब बातें सामने आती हैं या लोगों के नकारापन की चीज़ें सामने आती हैं कि आप किस तरह का समाज बनाते हैं, वो एक तरह की अलग सामाजिक बहस है। ये जो राहुल गांधी और उससे पहले उनके पिता ने जो बात कही, मेरा कहना है कि अगर आप तब से इस समस्या को पहचान रहे हैं तो उतना पैसा लोगों तक कब पहुँचेगा, और अगर उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो आप सामाजिक बुराइयां तो बात की बात है, गरीब को तो पहले खाने के लिए पेट में रोटी चाहिए। तो उन लोगों के अभी आप उनको कहते हैं ठीक है आपको हम लोग मनरेगा में ये कुछ काम कीजिए, कुछ पैसा मिलेगा, ये इस तरह से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा समाज का उद्धार नहीं हो सकता। लोगों को सचमुच काम चाहिए, वो काम जो वो काम करना जानते हैं और उसके लिए उनको रोजगार मिले, काम करें, वो दूसरी बात है। जब तक काम नहीं होता, राजा महाराजाओं के वक्त भी होता था कि अकाल राहत के वक्त चलिए कोई बात नहीं हमारा महल बना दीजिए और हमने आपको काम दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये जो है कोई बहुत कारगर सामाजिक योजना मनरेगा को उससे जोड़ रहे हैं। मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, पर उस तरीके से उससे कोई बहुत कारगर उपलब्धि नहीं हासिल होगी। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ओम थानवी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार को अगर ये पता है, कई सालों से, बहुत सालों से इस बात का जिक्र हो रहा है, बीमारी जब आपको पता है तो प्रिस्क्रिप्शन उसका कौन देगा जब आप खुद सरकार हैं। इसके अलावा पिछले दौर में हम अगर दशकों का हम जिक्र करें तो हम अलग तरह की सामाजिक बुराइयों से लड़ रहे थे, सती प्रथा से लड़ रहे थे, दहेज से लड़ रहे थे, जो अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब कई और तरह की बीमारियां जो आर्थिक सुधारों के जरिए आई हैं, वो है बड़े स्तर का भ्रष्टाचार। क्या इसको सामाजिक बुराई कहा जाएगा या नहीं, और इसको किस तरह से दूर किया जाए, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं देश देशांतर। हम चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक सुधार जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के एजेंडे से क्यों बाहर हो गए हैं और किस तरह की सामाजिक बुराइयां हैं जो फिलहाल 21वीं सदी के हिंदुस्तान के सामने हैं और कैसे उनको दूर किया जाए। भक्त चरण दास जी, अलग अलग सामाजिक बुराइयों के जो पहलू हैं वो हमारे मेहमानों के जरिए सामने आ रहे हैं। एक और नई तरह का भ्रष्टाचार जो पिछले 2 दशकों में हमें मिला है वो ये है कि पहले जो आम आदमी था या गरीब आदमी था वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। हमने डाकुओं का नाम सुना था, वो डकैतियां डालते थे। लेकिन अभी जिस तरह की डकैती है, जितने बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए की बातें हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि नए समाज की नई सामाजिक कुरीति है, बुराई है, जिसको दूर किया जाए? आप विषय को पॉलिटिकलाइज कर रही हैं और ये पॉलिटिकलाइज करने वाली मसला नहीं है, ये इशू गरीबी का है और मैं गरीबी का इशू को बहुत संवेदन तरीके से चर्चा चाहता हूँ। मैंने जो सवाल का रेज किया और उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार जो बहुत बड़ी सवाल है, बड़े भ्रष्टाचार तो बड़े लोग होते जाएंगे, इससे गरीबी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब जो है, गरीब के पास जो योजनाएं बनाई गई है, गरीब के पास पहुंचने के लिए 20 से ज़्यादा योजनाएं हैं, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? जो मिडिल मैन है या एजेंसी हैं जिनके जरिए ये गरीब के पास सीधा पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि ये सब लोग मिडिल मैन जो हैं इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में। जो पैसा गरीब को देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं और ज़्यादातर ये पैसा उनके पास चला जाता है और भ्रष्टाचार स्थापित हो जाता है, गरीब का योजनाएं सफल नहीं हो पाता है। ये एक प्रमुख कारण जरूर है, वरना सारी योजनाएं कामयाब हो जाता और गरीबी का स्तर मिट जाता और समानता आ जाती। लेकिन इसलिए सरकार बात कर रही है, केस ट्रांसफर की बात कर रही है, ये बातें चर्चा में हो रहा है। दूसरी एक बड़ी बात मैं आपकी दृष्टिकोण में और हमारे दूसरे साथियों के सामने रखना चाहता हूं कि जब हमारे गांव छोटे छोटे टाउन बना, तब लो लैंड में जमीन, लो लैंड या ड्राई लैंड में इतना घर बन गया, गांव बस गया, अभी वो वहां से उठना नहीं चाहते हैं। लगातार प्राकृतिक आपदा, चाहे बाढ़ हो, साइक्लोन हो, कोस्टल एरिया हो या फ्लड प्रोन रिवर हो या अकाल का एरिया हो, इसमें आप जितना पैसा खर्च हो रहा है, हर साल खर्च हो रहा है, लेकिन गरीब का उत्थान नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो डिफेक्टिव प्लानिंग है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार की बात कर रहा हूं। ये डिफेक्टिव प्लानिंग जो है,
विलेज का और टाउन का सेटल करने की स्कीम जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट और केंद्र सरकार का सबका ये जिम्मेदारी है। और जहां तक सामाजिक बुराइयां हैं ये किसी सरकार का पॉलिसी से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पॉलिसी से मिटने वाला नहीं है। तो ये समाज के अवाम के हर पहलुओं को ये सोचना जरूरी है कि जिससे बन सके। हमारी बुराइयों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं और इस सामाजिक बुराइयों को किस तरह से हम निपटे आने वाली दिनों में, उसकी योजनाएं सुचिंतित ढंग से होना चाहिए। तो यानी बीसी दास जी ये बताइए, तो आपकी नज़र में आपने शुरुआत में ये जिक्र किया कि दहेज जो है वो बड़ी समस्या है, किस तरह से जो गरीब आदमी है वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। क्या आपको लगता है कि वाकई यही खाली अकेली समस्याएं हैं देश में? अगर दहेज कल को लेना बंद हो जाए? मैंने नहीं कहा कि दहेज अकेले समस्या है, मैंने नहीं कहा कि गरीब के पास एक समस्या है, गरीब के पास हजारों समस्या है। और उसमें सबसे बड़ा समस्या यह है कि हम गरीब के लिए योजना तो बना देते हैं, लेकिन उस योजना का फायदा कैसे गरीब उठाए उसके लिए काम करने वाला जितने एजेंसियां हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जब अपनी राष्ट्रीय बीमारी पता है, हम अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाने का जो जरूरत है हर किसी को नहीं करते हैं, एक दूसरे पे बात फेंक के गरीबियों का क्यों रह जाता है? नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? बीसी दास जी बताइए। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, हम हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ हम चर्चा देखिए, बहस पर नहीं किया जा सकता। अगर हम सबको जिम्मेदार ठहराएंगे तो शायद हम जो अकाउंटेबिलिटी है वो हम तय नहीं कर पाएंगे। अली अनवर जी ये बताइए कि देखिए, आप देश के फेडरल स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी की बात जो कह रहे हैं, हम सब लोग अकाउंटेबल हैं। जो लोग समाज का मुख्य प्रवक्ता बने हुए हैं, चाहे राजनीतिक दल हो या समाज सेवक संगठन हो, इन सभी लोगों का जिम्मेदारी बनता है जी कि गरीबी जो समस्या, गरीब का जो बुराइयां है उससे गरीब को उठाने की बात करने, उसके लिए कार्यक्रम ठोस होना जरूरी है। जी बिल्कुल, उसके लिए एजुकेशनली मोबिलाइज करना बहुत जरूरी बात है। मैं अली अनवर साहब की राय ले लेती हूँ। अली अनवर साहब ये बताइए कि जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि सरकारें अपनी स्कीम बना देती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की परेशानी है, वो जो बीच के लोग हैं यानी कि सरकार से लेकर जो गरीब आदमी तक स्कीम पहुंचने के बीच वाले जो लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिकली मुझे लगता है वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी वजह से जो असली चीज़ है, जो उसका हक है गरीब आदमी का, वो नहीं पहुँच पा रहा है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है? जाति को हम बात कहें या धर्म की हम बात करें, उसमें राजनीति को भटका दिया जाता है और सामाजिक जो बुराइयां हैं उनकी तरफ जो है वो गौर नहीं है। नहीं मैडम, देखिए, जो लोग महात्मा गांधी की विरासत, अंबेडकर साहब की विरासत की बात करते हैं, वो उसके अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं। और घाल मेल करने से जो आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनका घाल मेल करने से समस्या का हल नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि गरीबी अलग बीमारी है जी, और छुआछूत, जात पात, भ्रष्टाचार, ये दहेज वाली बात, भ्रूण हत्या वाली बात, ये सामाजिक बीमारी है। ये सही है, प्रधानमंत्री जी ये सही कह रहे हैं कि इसको, ये पॉलिटिकल एजेंडा से ये चीज़ें हटी हैं, लेकिन पहले उनको स्वीकार करनी चाहिए कि क्या उनके वो एजेंडा पर भी ये बातें हैं, क्या उनके एजेंडा पर भी हमारी समझ से ये बातें नहीं हैं जी। और जो ओम थानवी साहब ने जो बात कही कि ये भ्रष्टाचार को ढकने की आज सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि सामाजिक समस्या है, वो है भ्रष्टाचार और जात पात। जब भ्रष्टाचार पर जब पर्दा डालना होता है तब भी जात का और धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं जी? अली अनवर साहब, समय मेरे पास कम है। रमेश दधी जी बताइए कि जिस तरह से हम बार बार ये संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी जैसे जैसे भारत से दूर होगी, सामाजिक बुराइयां दूर हो जाएंगी और इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधित्व है वो चाहिए। कहीं ना कहीं बहस का जो केंद्र था वो ये था, भटकाव है वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है शहरों में जिस बड़े स्तर पर दहेज आज दिए जा रहे हैं, जिस तरह से लड़के बिक रहे हैं, वो हमने चीज़ देखी है। भ्रूण हत्या का हम जिक्र करें तो जो सबसे पॉश इलाका है दिल्ली का, वहाँ जो है तादाद लड़कियों की लड़कों के मुकाबले सबसे कम है। तो क्या आपको लगता है अभी भी बहस के आखिर में भी हम इस बात को स्थापित कर पाए हैं कि जो गरीबी का और सामाजिक बुराइयों का रिश्ता है वो सही है? देखिए, मैं बड़ी अति संक्षेप में इतनी सी बात कहना चाहूँगा। और भक्त चरण जी दास साहब भी चंद्रशेखर जी के सानिध्य में रहे हैं और सत्ता के समय भी रहे हैं, लेकिन मेरा एक ऐसा ऐतिहासिक सुयोग बना कि 91 में जब वो सत्ता से बाहर हुए, उसके बाद 16 साल में साथ रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, इज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ पॉलिटिक्स।
3 प्रकार की गरीबी है। आर्थिक गरीबी भी है, देयर इज पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, देयर इज पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, एंड देयर इज पॉवर्टी ऑफ सोशल थॉट ऑल्सो। एंड वो कहते थे कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा परमाणु बम हो रहा है समाज में उत्पन्न, वो वॉलेटिलिटी ऑफ इनकम इनइक्वलिटीज। एट वन लेवल हमारा स्तर बढ़ रहा है, बट एट द अनदर लेवल द लोएस्ट एंड हाईएस्ट के बीच में तो जितनी विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं समाज में, आप सिर्फ इसको, आपने सही कहा कि एक रेप का कानून बना देने से रेप बंद नहीं होगा। ये कौन लोग हैं जो ये रेप कर रहे हैं, वो किस प्रकार की व्यवस्था में पल रहे हैं, वो फुटपाथ पे उसने देखा है जीवन को, तो उसमें वितृष्णा है, तो ठीक है उसको कड़े से कड़ा आप दंड का प्रावधान करें। तो वी हैव टू टैकल पॉवर्टी एट 3 लेवल्स, पॉवर्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इनकम हाइटस, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज एवरीबडी इज इनटू डिविजिव पॉलिटिक्स। तो वो कहते थे, मैंने कहा सर अब वापस अपना समय आ सकता है, बोला वो मेरे को कहते थे प्रोफेसर अभी तोड़ने की राजनीति चल रही है, तो हमारे जैसे जोड़ने की राजनीति वालों का कोई समय नहीं है। तो वी हैव टू इम्प्रूव द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स, we have to eradicate poverty of economics, poverty of politics and poverty of social thought. And I think 3 will go hand in hand. One cannot be an answer, an alternative answer to the other. एक से दूसरा परिभाषित नहीं होगा, एक से दूसरे का समाधान नहीं होगा, तीनों स्तरों पे समाधान होगा तो निश्चित समाधान होगा, और ये होना ही है। ये बहस के आखिर में आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि 3 स्तर की जो गरीबी देखी जा रही है, एक जो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, साथ ही दिमागी स्तर पर भी, जो सोच के स्तर पर जो गरीबी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश दधीची जी, ओम थानवी जी, BC दास जी और अली अनवर साहब। तो साफ तौर पर जिस तरह पिछले दशकों में हमने जो एक मूवमेंट देखा था, जो पूरा एक आंदोलन था एक तरह की सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए, शायद अभी हमें फिर से दूसरे आंदोलन की ज़रूरत है जो समाज और साथ ही राजनीति दोनों के स्तर पर आना ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।